दलितों की एक ही पार्टी है बसपा, आप भी जानते हैं, मायावती जी ने बनाया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारू जूते चार का नारा दे करके। लेकिन जब SC/ST एक्ट पास हुआ तो क्या मायावती जी सत्ता में थी? नहीं थी, मायावती जी सत्ता में नहीं थी। पास किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको लोग करोड़ों की सरकार कहते थे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पास कैसे हुआ? कुछ दलितों के दबाव में तमाम, या भीम आर्मी के रहे या भीम सेना, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तमाम कुछ लोग सड़कों पर उतरे, वो बवाल किए, कुछ सरकारें प्रेशर में आ गई। सबसे बड़ी बात है कि किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, लोग प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, उतना बड़ा CA हो रहा है, कोई प्रेशर में नहीं आया। लेकिन सवर्णों के खिलाफ काला कानून बनाना था तो 2 मिनट में प्रेशर में आ गए। समाज में एक क्रांति पैदा करनी है और पूरे समाज को अपने हक के लिए सड़क पर खड़ा करना है, और वो समाज सड़क पर खड़ा होकर के जब सदनों पर दबाव बनाएगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, जिसकी भी होगी। मैं कहता हूं अगर मायावती की सरकार होगी तो सवर जिस दिन जग जाएगा अपनी क्षमता से उनसे भी कानून बनवा लेगा अपने हित में। आप ये बताइए कि जो मनुस्मृति के लोग बात करते हैं, सनातन को तोड़ने की बात करते हैं, मनुस्मृति में बताया गया है कि जात नहीं कर्म के आधार पर लोग महान होते हैं, तो फिर ये जातियां आई कहां? और अगर आज सरकारी जात पर आप SC लिखवाकर घूम रहे हैं, आप ST लिखवाकर घूम रहे हैं, तो क्या ये जातवाद नहीं है या जातवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है? टाइटल लगाना अगर जातवाद है तो सरकारी जात प्रमाण पत्र लेकर घूमना जातवाद नहीं है। मैं जातवाद का हर प्रकार से विरोध करता हूं, चाहे वो टाइटल का हो या सरकारी जात प्रमाण पत्र का हो। सब में एकता हो, सब में भाईचारा हो, सभी लोग मिल करके रहें। और मैं सभी से कहता हूं, अपने चंद ठेकेदारों के बहकावे में आकर के कभी अपनों के खिलाफ मत भड़किए, क्योंकि अगर पंडित जी का घर आपके सामने है और आप दलित हैं और रात में आपको बुखार आ जाएगा तो पंडित जी अपने बाइक पर बैठा लेकर आपकी दवाई करने जाएंगे। हमारे साथ सवर्ण आर्मी चीफ हैं सर्वेश पांडे जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी सवर्ण आर्मी की। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं, आपको क्या कहूं, मतलब नेता कहूं, बाभन कहूं, सवर्ण कहूं, हिंदू कहूं, भारतीय कहूं, क्या कहूं? आप भी कुछ ऐसा। देखिए, मेरा जो मानना है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध हरि संता। आप किस भावना से मुझे देखते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं समाज का बेटा हूं, मैं देश का बेटा हूं। जो भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता है वो एक जिम्मेदार बेटा ही होता है। जो भी कहना है आपके ऊपर निर्भर करता है, और मैं कोई बहुत बड़ा नेता होता नहीं हूँ। मतलब आपके प्रशंसक आपको क्या कहते हैं? मेरे प्रशंसक जो सर्वेश भैया। हाँ, सर्वेश भैया कहते हैं। बड़े लोग जो हैं पुत्र के समान मानते हैं, वो बड़ा प्यार देते हैं। सर्वेश भैया ये बताइए, जैसे इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, और प्रारंभ में इस समय भी आप कहते हैं कि जातिवाद सही नहीं है, लेकिन जाति के नाम पे 2-3 जातियों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाना, आर्मी बनाना सही लगता है आपको? क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, जात के नाम पर सेना बनाना उचित नहीं है, लेकिन कुछ चीजें व्यक्त नहीं करता है, परिस्थितियां करवाती हैं। जब देश की सरकारें जातवाद पर उतर आएं, देश में सुविधाएं जात के आधार पर प्रदान की जाएं, देश में नौकरियां जात के आधार पर लोगों को मिलने लगे, देश में पंचायत का चुनाव, देश में विधायकी सांसदीय का चुनाव इस आधार पर निर्धारित होगा कि ये सीटें आरक्षित है तो यहाँ फलाने जात के लड़ेंगे, सीटें आरक्षित नहीं तो यहाँ फलाने जात के लड़ेंगे, इस आधार पर होने लगे। वहाँ आवश्यकता पड़ती है कि सौड़ संगठन और सौड़ आर्मी का निर्माण किया जाए, और खासकर जब सौड़ों के साथ जात के आधार पर भेदभाव होता है तो आवश्यकता होती सौड़ आर्मी के गठन की। अगर सरकारें ये चीजें ना कर रही होती तो हम सौड़ आर्मी का गठन ना करते। जैसे लोग चाहते हैं कोई IAS बनना, कोई IPS बनना, कोई PCS बनना, मतलब आपने ये सोचा था कभी कि मतलब ऐसे काम करेंगे निकल के? कुछ मन में आपके सपना होगा ना कि सेना में जाएं, चाहे पुलिस बने? देखिए, मैं भी एक गरीब ब्राह्मण मजदूर किसान का लड़का हूं, मैं गांव से निकला हूं, और लोग चाहते हैं IAS बनना, लोग चाहते हैं PCS बनना, लेकिन मेरे समाज के तमाम प्रतिभाशाली युवा योग्य होते हुए भी नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से। योग्य होते हुए भी IAS IPS नहीं बन पा रहे हैं, सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से। तो मैं अपना ये बलिदान, अपने करियर की कुर्बानी इसलिए दे रहा हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ियों के बच्चे IAS IPS बन सकें, इसलिए मैंने यह संघर्ष स्टार्ट किया। अच्छा, जब आप निकले घर से जी, तो परिवार वाले जैसे अपोज करते हैं, जब मैं निकला था तो माता जी ने कहा कि पैसा मिलेला मैं तबे जाइए जी, तो ऐसी किसी परिस्थिति से आपको सामना करना पड़ा? किसी परिस्थिति का? देखिए, गांव में तमाम हमारी उम्र के बच्चे हैं जो कमाते हैं, बाहर रहते हैं, पैसा भी लाते हैं। हम नहीं कमाते हैं और घर से हमारा लगता है, खेत पात से धान गेहूं होता है उसका भी जाता है। तो सबके माता पिता को अपेक्षाएं हैं कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी कर लें, बहू ले आएं और कमाएं। हमारी भी अम्मा को हमसे ये अपेक्षा है। फिर भी
इतना बड़ा मैं काम कर रहा हूं, तो वो कभी कभी चिंतित भी रहते हैं कि इतने आपने दुश्मन पाल रखे हैं, कभी कभी रोकती हैं कि ये ऐसे वैसे ना करो। तो वो तो सिर्फ इतना कहती हैं कि बाबू पैसा मिले या ना मिले, तू नीक सूख रहो बस। उनके यहाँ इच्छा बा है। हाँ, तो उनकी यही इच्छा है कि बाबू पैसा मिले या ना मिले, तू नीक सूख रहो बस। कारण क्या है कि धरती पर निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला अगर कोई है तो माँ है। बिल्कुल सही, सहमत जी ये सब जब शुरू हुआ जी उसके बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइए। जो वहाँ की सांसद रही, पूर्व सांसद हैं, जी भारतीय जनता पार्टी से थी, जी जी और क्या मन में आया आपके विचार की आपने उनको कॉल किया, और उसके बाद आपका कॉल, वो कॉल रिकॉर्डिंग इतना वायरल होता है, अप्रत्याशित आपको फेम मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। उसके पहले जो सांसद सावित्रीबाई फुले थी हमारे वहाँ की सांसद, उसके 1 साल पहले से हमारा संघर्ष समाज के लिए चल रहा था। उन्होंने सौरों को टारगेट किया, सौरों को गाली दी। फिर मैंने उनके पास फ़ोन किया, मैं उनसे बात भी करना चाहता था, मुलाकात भी करना चाहता था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने फ़ोन पर बात किया। ये स्थितियां क्यों निर्माण हुई, ऐसा हमें करना क्यों पड़ा? कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मैंने ऑडियो वायरल नहीं किया था। मुझे पता नहीं था कि इतना ऑडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे समाज को टारगेट किया और मुझे वहां पर लगा कि उन्हें जवाब देना चाहिए। आप भी एक समाज से आते हैं, अभी आपको कोई अगर नाजायज गाली दे तो आपको भी दुख होगा। जितनी इज्जत आपकी है उतनी इज्जत मेरी भी है, और उतनी इज्जत एक ठेले वाली की है और रिक्शे वाली की है। सबकी इज्जत बराबर है। अगर मान लो कि बाप दादाओं ने कुछ गलत भी किया हो, तो क्या उस गलती का एहसास हम आपके साथ चाय पी रहे हैं, आपके साथ खाना खा रहे हैं, मुझको बार बार देते रहेंगे, मुझको गालियां देते रहेंगे, मेरे जात को टारगेट करते रहेंगे? यह गलत है। और उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए मैंने उनका विरोध किया था। और विरोध ही नहीं किया, पूरी ताकत के साथ उनको चुनाव में हरवाने का भी प्रयास किया। जो सांसद सावित्रीबाई फुले 4,34,000 वोट पाकर के कभी सत्ता में गई थी, उनको 34,000 वोटों पर समेट दिया गया वहां पर। देश में आप घूम रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। कई बार मैं वीडियो देख रहा था आपका, तो आप राजस्थान भी गए हुए थे। अलग अलग प्रांत में जाते ही रहते हैं। आपके कार्यशैली का तो अभी एक हिस्सा ही हो गया है। जैसे सवर्ण समाज है, बस कितना प्रतिशत आपने कहा कि सवर्ण समाज है? देखिए, सरकारें तो कह रही है 15% है, लेकिन मेरा मानना है कम से कम 30% सौर समाज की आबादी है। तो क्या सभी लोग आपका समर्थन कर रहे हैं क्या? जैसे मैं सोशल मीडिया पे जब मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, तो उसमें बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि ये, जैसे मैं वो शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ क्या? हाँ, एकदम। उन्होंने कहा कि दलाल है। अच्छा। तो मुझे, जैसे पर्सनली मैं किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कुछ गाली वगैरह देने के पक्ष में नहीं हूँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। किसी पार्टी में चला जाएगा, चाहे इस प्रकार का लोग कमेंट कर रहे थे, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, समाज की सबसे बड़ी यही समस्या है। समाज में जो लड़ रहा है उसे कैसे नीचे गिराया जाए। चलो मान लो कि सर्वेश पांडे दलाल ही है, चलो मान लो कि सर्वेश पांडे कोई महत्वाकांक्षा लेकर के ही आया है, तो ये जो कह रहे हैं वही लेकर आए इस महत्वाकांक्षा को, और महत्वाकांक्षा को ही लेकर लेकिन सौर समाज की बात करें, महत्वाकांक्षा को ही लेकर के लेकिन सौर समाज की बात करें। लेकिन समस्या कहां है? ना करेंगे ना करने देंगे। तो देखिए, जिनके समर्थक होते हैं उनके विरोधी भी होते हैं। आपने कमेंट में उनके 1-2 कमेंट देखे होंगे कि ये दलाल है, तो ऐसे कमेंट भी देखे होंगे कि ये सौर समाज का लाल है। आपने ऐसे भी कमेंट देखे होंगे कि ये सौर समाज का लाल है। तो मैं सौर समाज का बेटा हूं, और एक बेटे का जितना कर्तव्य अपने मां के प्रति होता, अपने पिता के प्रति होता है, उतने उस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। और जो मेरे विरोधी हैं, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मुझे जो मिटाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, तो वो अपने जो भी षड्यंत्र करना है करें। कि देखो, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, वो कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। तो मैं अपने कार्यों का जवाब कि मैं क्या हूं, मैं अपने कमेंट से या वक्तव्य से ना देकर के अपने काम से देना चाहता हूं। और मेरे समाज के लोग मेरे कार्य को लगातार देख रहे हैं। साइकिल से चल करके, मोटरसाइकिल से चल करके, बस से चल करके, इस ठंडी में इतना संघर्ष झेल करके, यात्राएं करके, हर जगह पर जाकर के सौर समाज को जगाने की बात करता हूं। कहीं आपने किसी भी मंच पर यह नहीं देखा होगा कि किसी पार्टी के समर्थन की मैं बात करता हूं। मैं मोदी को भी टारगेट करता हूं, मैं राहुल को भी टारगेट करता हूं, मैं अखिलेश को भी टारगेट करता हूं, मैं मायावती को भी टारगेट करता हूं। मैं हर एक उस व्यक्ति को टारगेट करता हूं जो मेरे समाज के मरने पर मौन रहते हैं। और मैं हमेशा समाज की बात करता हूं, और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मेरा समाज जान रहा है, मेरे समाज के लोग जान रहे हैं। राजनीति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा है। क्योंकि आप जब तक संसद में नहीं जाएंगे, विधान सभा में नहीं जाएंगे, तब तक आप कुछ बदलाव नहीं ला पाएंगे। जो मतलब मजबूत बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो दौर गया। अब देश आजाद हो चुका है, संवैधानिक सरकारें हैं। तो जैसे भीम आर्मी चीफ हैं,
नाम उनका पता नहीं क्या है, मान लीजिए एक्स नाम है उनका, क्योंकि वो मैं नाम नहीं लूंगा जो वो रखे हैं चंद्रशेखर आजाद जी का। आपने कहा कि वो लोग भी उतने ही प्रतिशत हैं आबादी में जितने हम लोग हैं। उनको मैं रोज देखता हूँ टीवी पे। ऐसे ही ओवैसी भी है। आप कह रहे हैं कि पूरा सवर्ण समाज के आप एक तरीके से चेहरा है भी, वो सोशल मीडिया पे दिखता भी है। मीडिया, मुख्य मीडिया जो मुख्य धारा की मीडिया है, उससे आपकी कोई आपका शिकायत है आपकी, उससे आपको इतना वेटेज नहीं दे रही है? देखिए बात ये है, हम तो उस शून्य से निकले हैं कि शिकायत मुझे किसी से भी नहीं है, क्योंकि मैं तो पैदल चलने वाला व्यक्ति हूं। तो मैं ये भी नहीं सोचता हूं कि मुझे फोर व्हीलर मिलेगी तभी चलूंगा, बस से चल रहा हूं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। रही मीडिया की बात, तो ये लोग हमें आज से नहीं आज से दबाते आए हैं हमारी आवाजों को। आपने भी देखा होगा कि एक विशेष जाति के लोग, एक विशेष धर्म के लोग जब मरते हैं या उनके साथ कोई घटना घटती है तो देश की राष्ट्रीय मीडिया तांडव करती है, डांस करती है, सड़कों पर उतर करके कैंडल मार्च तक करते हैं लोग। लेकिन आपने भी देखा होगा, आप पत्रकारिता में हैं, उत्तर प्रदेश में मेरे समाज के लोग थोक के भाव में काटे गए हैं कि नहीं काटे गए हैं? लेकिन एक भी राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने कवर किया हो तो बताओ? 3 मासूम बच्चों का नृशंस हत्या मिर्जापुर में किया गया, आंख निकाल ली गई। इससे बड़ा मानवता का नुकसान क्या हो सकता है? मानवाधिकार का हनन यहां पर नहीं हुआ, लेकिन एक भी मानवाधिकार के लोग और राष्ट्रीय चैनल वाले लोग वहां पर नहीं आए। तो ये तो शुरू से हमारी आवाज नहीं उठाए हैं, और हमारी सोशल मीडिया ही हमारी ताकत बनेगी। इन मीडिया वालों को एक दिन टक्कर देगी और इनको मजबूरी में हमारी बात उठानी पड़ेगी। और मेरी बात ये उठाएं ना उठाएं, मेरी बात मेरे समाज तक मुझे पहुंचानी है, और वो पहुंच रही है। उसके लिए फेसबुक और जो अन्य सोशल मीडिया में उनका धन्यवाद कहना चाहता हूं। और आप जैसे जो पत्रकार हैं, आप हमारे पास आए हैं चल करके, तो मुझे भी लग रहा है कि एक दिन वो लोग भी आएंगे और मेरी आवाज को दूर तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि समाज का हर तबका, वो चाहे 1% हो, चाहे 5% हो, चाहे 100% हो, 80% हो, उसका पक्ष रखा जाए। मीडिया में आना चाहिए, एक एक आम आदमी तक जाना चाहिए, क्योंकि पूरा देश जो है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बना है। जैसे आतंकवादी कोई जब इस प्रकार के कृत्य करता है, कहीं पे बम ब्लास्ट करता है धर्म के नाम पे, तो लोग उसको आतंकवादी कहते हैं। लेकिन देश में जब कोई अपराधी, जैसे अभी विकास दुबे, अच्छा विकास दुबे को आप क्या मानते हैं? पहले बस इतना एक क्विक आंसर दीजिए, अपराधी या फिर ब्राह्मण? देखिए, विकास दुबे को तो मैं जानता नहीं हूं, सिर्फ जब टेलीविजन पर और वहां न्यूज में आने लगा तो मैं जान पाया कि कोई विकास दुबे हैं। और विकास दुबे के अपराध की जो चर्चा 4 दिन में हुई, उससे पहले इतनी बड़ी चर्चा भी नहीं थी। तो उनके बारे में जब मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं तो बहुत अच्छा उनके बारे में बोलना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि जिनके बारे में जानता हूं उन्हीं के बारे में बता सकता हूं। जी। तो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में अगर कोई व्यक्ति कोई जैसे बलात्कार करता है, हत्या करता है, डकैती करता है, तो क्या उसको जाति देख के कहा जाना उचित है कि ये ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है? जैसे हाथरस में हुआ, वहाँ पे जिन नौजवानों ने रेप किया या जो भी है, छेड़छाड़ या जो भी, तो क्या उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो क्षत्रिय थे? नहीं, देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि जैसा कि हाथरस में जो रेप हुआ, जैसे मीडिया जो दिखा रही है, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, खुल के कह रही थी, लोगों ने कहा कि क्षत्रियों ने रेप किया। तो एक मैं बात और बता दूं, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। जिन्होंने अपराध किया होगा उनको टारगेट करना चाहिए, पूरे क्षत्रिय समाज को। उनके लिए सिर्फ उन्होंने एक गलत काम किया उसके कारण नहीं टारगेट किया जा सकता। और दूसरी बात, अगर अपराधियों की जात नहीं है तो फिर दलित लड़की कह करके जो पीड़ित थे उनको क्यों बताया जा रहा था? वो लड़की तो देश की लड़की थी ना, उसके लिए पूरे देश को खड़ा होना चाहिए था ना। जो अपराधी होगा किसी भी जात का होगा, उसको पूरे देश के लोगों को मिलकर के उसका विरोध करना चाहिए। और जो बेटी होगी उसको दलित बेटी या दलित बेटा बता करके समाज में जो नफरत फैलाते हैं, एकदम गलत करते हैं। वो देश के बेटे होते हैं, जो सही है सही उनका सभी लोग साथ दें, और जो गलत है उनका लोग विरोध करें। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। राजनीति में मैंने कहा कि जैसे राजनीति से ही संभव है, तो आगे राजनीति में आने का कोई आपका प्लान है, किसी पार्टी से या फिर अपनी खुद की कोई पार्टी? दलितों की एक ही पार्टी है, बसपा, आप भी जानते हैं, मायावती जी ने बनाया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारू जूते चार का नारा दे करके। लेकिन जब SC/ST एक्ट पास हुआ तो क्या मायावती जी सत्ता में थी? नहीं थी, मायावती जी सत्ता में नहीं थी। पास किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको लोग सौरों की सरकार कहते थे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पास कैसे हुआ? कुछ दलितों के दबाव में, तमाम, या भीम आर्मी के रहे हो या भीम सेना, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तमाम कुछ लोग सड़कों पर उतरे, वो बवाल किए, कुछ सरकारें प्रेशर में आ गई। सबसे
बड़ी बात है कि किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, लोग प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, उतना बड़ा सीए हो रहा है, कोई प्रेशर में नहीं आया। लेकिन सवर्णों के खिलाफ काला कानून बनाना था तो 2 मिनट में प्रेशर में आ गए। तो जब दलितों की कोई सरकार नहीं थी, उनकी पार्टी सत्ता में नहीं थी, फिर भी उनके पक्ष में कानून बनाया गया कि नहीं बनाया गया? तो सरकार या राजनीति में आने से कल्याण समाज का नहीं होगा। समाज में एक क्रांति पैदा करनी है और पूरे समाज को अपने हक के लिए सड़क पर खड़ा करना है। और वो समाज सड़क पर खड़ा होकर के जब सदनों पर दबाव बनाएगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, जिसकी भी होगी। मैं कहता हूं अगर मायावती की सरकार होगी तो सवर्ण जिस दिन जग जाएगा अपनी क्षमता से उनसे भी कानून बनवा लेगा अपने हित में। अब मैं अंतिम एक प्रश्न, और आपका बहुत समय ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप अभी गोरखनाथ मतलब क्या कहते हैं, गोरक्ष प्रांत कहते हैं जी। तो बाबा गोरखनाथ की आप धरती पे हैं और यहीं के मुख्यमंत्री जी भी हैं उत्तर प्रदेश के। जैसे उनके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि वो क्षत्रियवाद करते हैं, सवर्णवाद नहीं, क्षत्रियवाद। थोड़ा सा उस पर अगर आप कोई बोलना चाहें, नहीं अगर बोलना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर मैं शराब पीता हूं तो मैं शराबी हूं, मेरा परिवार शराबी नहीं है। अगर मैं गुटखा खाता हूं तो मैं नशा करता हूं, मेरा परिवार नशा नहीं करता है। तो योगी जी की जो भी व्यक्तिगत मानसिकता होगी वो उनकी व्यक्तिगत होगी, उसे उनके पूरे समाज पर भी नहीं कहा जा सकता। और मैं उनको कभी जात के रूप में मैं नहीं देखता, क्योंकि वो एक योगी हैं और हमारे देश के वो मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं। उनसे सवाल भी हुए जब ब्राह्मण हत्याएं हुई, तमाम लोगों ने यह भी कहा, हम तो सौर समाज का संगठन चलाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया भूमियार सभी लोग हमारे साथ में हैं, तमाम लोगों ने कहा कि क्षत्रिय होने के नाते सवाल पूछा जा रहा है। तो एक बात और मैं बता दूं, सत्ता में जो होगा सवाल उससे पूछा जाएगा। सवाल जनता की सरकार से होती है, ना कि जनता की जात से होती है। तो मैं तो उनको अपना मुख्यमंत्री मानता हूं, आप लोग अगर उन्हें जात मानते होंगे तो आप लोगों की सोच है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आगे के लिए आपको मंगल कामनाएं बहुत बहुत। हम चाहते हैं कि देश में सभी अपना अपना पक्ष और जो हिस्सेदारी है सबको मिले। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और आपको, पूरे समाज को, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं। अपने समाज की एकता किसी दूसरे जात का विरोध नहीं होता है। आज तक आप हमारे वॉल पर चले जाइए, आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर चले जाइए, आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, हमने हमेशा सवर्णों को जोड़ने की बात की है, दलितों को तोड़ने की बात नहीं की है। लेकिन चंद तथाकथित गद्दार, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बामसेव का, चाहे वो बावन मिश्राम हो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक जात को टारगेट करते हैं, एक समाज को टारगेट करते हैं, उनको गाली देते हैं और उनके गाली पर राजनीति करते हैं। हमारी अगर ये वीडियो जो है, अगर दलित समाज के लोग भी देख रहे हैं तो उनको इस बात को समझना चाहिए, ब्राह्मणों ठाकुरों को गाली दे करके आप अपनी गरीबी खत्म करवाएंगे या अपनी गरीबी के खिलाफ संघर्ष करके अपनी गरीबी खत्म करवाएंगे? अगर आरक्षण के खिलाफ मेरी लड़ाई है तो ये मेरी लड़ाई जात से है कि सरकार से है, क्योंकि इसमें सुविधाएं और व्यवस्थाएं जो देनी होंगी वो सरकार देगी कि कोई जात देगी। तो इस गलतफहमी में जो लोग जी रहे हैं कि मैं किसी जात का विरोधी हूं, किसी धर्म का विरोधी हूं, तो बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहें। कोई भी गरीब शोषित वंचित है, किसी भी जात का अगर मेरे पास आएगा और वह सत्य में, सही में, वास्तव में प्रताड़ित है तो हम उसकी मदद करेंगे। और कोई भी है, चाहे हमारे भी बिरादर का हो, अगर गलत होगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे। और सवर्ण समाज की एकता, अखंडता, भाईचारा स्थापित करना किसी जात का विरोध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वैसे इन्होंने एक बात कही है, आपने जो कही है वो मुझे बहुत पर्सनल अच्छा लगा कि आने वाले समय में वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, अगर उसके साथ कोई अन्याय हुआ है तो हम उसका समर्थन करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो आप सवर्णों तक सीमित नहीं है। ये अभी मैं आपको और बता दूं, सवर्णों ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने देश के लिए किया। आप अगर एक गांव से आते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर गांव में किसी दलित लड़की की शादी ठनती है तो पंडित जी ठाकुर साहब राशन की भी व्यवस्था करवा देते हैं, देखा होगा आपने। अगर किसी दलित के यहाँ कोई मरता है तो हम अपने खेत की लकड़ी कटवा देते हैं। तो हमने तो शुरू से सबकी सेवा की। अब कुछ लोग सामने से ही आकर हमको गाली दे रहे हैं, तो अब तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भैया हमको गाली मत दीजिए, क्योंकि हमने शोषण नहीं किया। आप एक बात बताइए, जितना ट्रेंड चल रहा है सवर्णों को गाली देने का, 565 रियासतें राजपूतों की ही हैं कि मुगलों और अंग्रेजों की हैं? किसकी हैं? राजपूतों की हैं। और उन्हीं 565 रियासतों पर आज शौचालय से लेकर मंत्रालय तक बना है। हमारे गांव के दलित भाइयों को अगर कॉलोनी भी मिलती है, पट्टा भी बनता है, तो उन्हीं जमीनों का बनता है कि कुछ किसी दूसरे जमीनों का बनता है? अगर अकबर और बाबर आए यहां पर सामने युद्ध क्षेत्रों में, आप सभी लोगों के साथ सहयोग से अगुवाई करके राजपूतों और ब्राह्मणों ने लड़ाई लड़ी, तो क्या सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ी थी, क्या पूरे धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी? आप ये बताइए कि जो मनुस्मृति के लोग बात करते हैं, सनातन को तोड़ने की बात करते हैं, मनुस्मृति
अनुस्मृति में बताया गया है कि जात नहीं कर्म के आधार पर लोग महान होते हैं। तो फिर ये जातियां आई कहां? और अगर आज सरकारी जात पर आप एससी लिखवाकर घूम रहे हैं, आप एसटी लिखवाकर घूम रहे हैं, तो क्या ये जातवाद नहीं है या जातवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है? टाइटल लगाना अगर जातवाद है तो सरकारी जात प्रमाण पत्र लेकर घूमना जातवाद नहीं है। मैं जातवाद का हर प्रकार से विरोध करता हूं, चाहे वो टाइटल का हो या सरकारी जात प्रमाण पत्र का हो। सब में एकता हो, सब में भाईचारा हो, सभी लोग मिल करके रहें। और मैं सभी से कहता हूं, अपने चंद ठेकेदारों के बहकावे में आकर के कभी अपनों के खिलाफ मत भड़किए, क्योंकि अगर पंडित जी का घर आपके सामने है और आप दलित हैं और रात में आपको बुखार आ जाएगा तो पंडित जी अपने बाइक पर बैठा लेकर आपकी दवाई करने जाएंगे।